राजनीति अब 24/7 का काम है। बीजेपी से कम विपक्षी दलों को राजनीति तो सीखनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल पार्टियों को 24/7 काम करने का चैलेंज तो पेश ही कर दिया है। और अब कोई दल ये सोचता है कि वो घर बैठे सिर्फ चुनावी साल में बाहर निकलकर चुनाव जीत लेगा तो वो गलतफहमी में है। 3-4 चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। अगर वो विपक्ष में है तो उसको बीजेपी की तरह 24/7 365 दिन चुनावी रणनीति बनानी पड़ेगी। उसको तमाम जनता के मुद्दों पर खुद को जोड़ना पड़ेगा और साथ में मीडिया मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि राजनीति को उन्होंने टफ गेम बना दिया है। अब वो दौर गया जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जिसके एस्टैब्लिश अध्यक्ष हैं और आप चाहते हैं कि घर बैठ के चुनाव जीत लेंगे तो आपके लिए टेढ़ी खीर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए 365 दिन 24 घंटा चुनावी मोड में होते हैं, सबसे ज़्यादा चुनावी रैली करते हैं, सबसे ज़्यादा चुनाव यात्रा करते हैं। उम्र भी ज़्यादा है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा रोड शो, सबसे ज़्यादा चुनावी रैली, सबसे ज़्यादा चुनावी यात्रा और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से 2 यूट्यूब चैनल है। इसका मतलब है कि 2 मोबाइल वाले मेरे जैसे पत्रकार उनके साथ रहते हैं जो उनका सारा स्पीच, सारा वीडियो, सारा काम, सारा प्रचार प्रसार जो है वो उनके यूट्यूब चैनल पर डालता है। अब आप ये कह के नहीं बच सकते कि उनके पास बहुत संसाधन है। राजनीति अगर आपको करनी है, बीजेपी के खिलाफ करनी है, तो आपको 365 दिन 24 घंटे पॉलिटिकल मोड में आना पड़ेगा। राहुल गांधी को भी ये बात समझ में आ गई। कांग्रेस के नेता, पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और वो लगभग 3200 किलोमीटर पैदल चले और अब वो 6000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार में वो पैदल भी हैं और गाड़ियों पर भी हैं। ये यात्रा मिजोरम मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी 85 जिलों में और लगभग 1 दर्जन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये टफ पॉलिटिक्स है और आपको राजनीति करनी पड़ेगी। अब बात बहुजन नेताओं की, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हो, उनके पास जनाधार नहीं है। सवर्ण समाज की संख्या 15% है अगर टोटल मान ले, लेकिन उनके पास संसाधन है। वो पैसे वाली पार्टियां, राजेंद्र सिंह के शब्दों में कहे तो। अब सवाल है कि SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां, सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, ये सब इनको कैसे चुनाव हरा सकते हैं? इनके पास 2 ही रास्ते हैं। जैसे बिहार में अगर RJD और JDU का गठबंधन टूटता है और अगर चिराग पासवान बीजेपी के खेमे में जाते हैं, RJD अलग लड़ती है, JDU अलग लड़ता है, तो फिर बीजेपी को आप चुनाव जीतने से नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी दोहरे मापदंड पर काम कर रही है। वो जाति की भी राजनीति कर रही है, वो धर्म की भी राजनीति कर रही। तो जो SC ST OBC के लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट देते हैं वो भी बीजेपी को वोट देते हैं। उसको पता है कि हिंदी पट्टी में जाति को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया है, तो वो जातियों का नेता भी खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग को एक बात बता दूं, चेतावनी है ये, वैधानिक चेतावनी। RSS बीजेपी से निकले जिन नेताओं को आप अपनी जाति देख रहे हैं जिनमें, वो दरअसल RSS के लोग हैं। उनको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। वो न तो जाति जनगणना कराएंगे, न 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे, न दलित पिछड़े अधिकारों की बात करेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है जहां जहां कांग्रेस बीजेपी, मैं कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूं, कांग्रेस शासित राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में सोशल जस्टिस की लड़ाई सबसे कमजोर है, जातिवाद की जड़ें गहरी है। उसके बाद मैं कहता हूं कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, जैसे नीतीश कुमार और RJD की सरकार है, जाति जनगणना भी हो गया, 65% SC ST OBC का आरक्षण भी हो गया और लगभग 10 लाख नौकरियां भी मिल रही है। मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अद्भुत काम किया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल खोलना, नौकरियां देना। अखिलेश यादव ने भी इसी तरह के काम किए हैं। तो जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी होगी, जब उसकी सरकार होगी, वही स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार पर फोकस करेगी, क्योंकि उनका USP है। और मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियों को इसी मुद्दे पर काम करना चाहिए ताकि सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत हो। एजुकेशन जितना आएगा उनको इसका वोट मिलेगा। धर्म की राजनीति में वो फेल हो जाएंगे। ये बात कम से कम डिंपल यादव को तो समझना ही चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए बड़े एसेट्स हैं। दूसरा तरीका है कि बहुजन दल या तो एकजुट हो तभी वो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि बहुजनों का वोट बंट जाता है।
जैसे जब कोई सवर्ण समाज का नेता, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है SC ST OBC की जिसमें सवर्ण समाज का नेता नहीं है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग वोट अब आज के डेट में एक ही पार्टी को देते हैं, बीजेपी को। वो ममता बनर्जी को भी नहीं देते हैं, नवीन पटनायक को भी नहीं देते हैं, कांग्रेस को भी नहीं देते हैं। वो सिर्फ वोट देते हैं बीजेपी को, सवर्ण दलों को। तो जाति के नाम पर सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिलता है। अब भाई SC ST OBC के लोग वोट कहां देते हैं? SC ST OBC के लोग जो धर्म के नाम पर वोट देते हैं वो भी बीजेपी को वोट देते हैं। मुस्लिम समाज के वोट भी बहुत बढ़ता है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि बीजेपी को कौन कहां हरा रहा है, वो उस पार्टी को वोट देते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देते हैं, बिहार में RJD JDU को देते हैं, यूपी में वो तय करेंगे सपा को देना है या बसपा को देना है, जिसका पलड़ा भारी होगा वो उसके तरफ जाएंगे। लेकिन मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस को भी जाता है उन राज्यों में जहां कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही होती है या किसी रीजनल पार्टी से लड़ रही होती है। तो कांग्रेस के नाम पर मुस्लिम समाज का जो वोट है वो जाता है। ओवैसी को इसी वजह से कम वोट मिलता है। अब ओबीसी के लोग कैसे वोट करें वो तो मैंने समझाया। अब ओबीसी के दल जीत कैसे सकते हैं चुनाव? इनके पास दो ही रास्ते हैं। ओबीसी दलों के जो वोट है, जो सोशल जस्टिस वाले वोट हैं, वो मायावती हों या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हों या अखिलेश यादव हों, जो सोशल जस्टिस के नाम पर वोट है वो इन दोनों दलों में बंट जाएगा। वो वोट जो बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी जीत जाएगी। तो इन दलों को गठबंधन में आना पड़ेगा, RJD JDU को बिहार में, सपा बसपा को यूपी में। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई वोट, आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। हमसे गठबंधन, ये हमसे लिखवा लीजिए, जहां लिखवाना चाहते हैं लिखवा लीजिए। बहुजन जैसे तमिलनाडु में DMK इसलिए जीतती है क्योंकि वहां पेरियार का आंदोलन है, सोशल जस्टिस का आंदोलन है। और अगर वहां सपा बसपा RJD लड़ने लगी मजबूती से तो DMK हार जाएगी। लेकिन चूंकि वहां पेरियार के आंदोलन है तो वोट दो ही जगह बढ़ता है, बीजेपी वर्सेस DMK, जहां आमने सामने का मुकाबला है। केरल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, लेफ्ट है। पश्चिम बंगाल में दलित पिछड़े आदिवासी जो है वो ममता को देते हैं, पहले लेफ्ट को देते थे, बीजेपी इसलिए हार जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट बढ़ जाता है, सपा बसपा RJD भी चुन लड़ती है और कांग्रेस लड़ती है। तो कांग्रेस का वोट देना बहुजन समाज की मजबूरी है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर सपा बसपा RJD JDU JMM DMK ये पार्टियां गठबंधन कर ले तो ये पूरे देश में किला फतह कर सकते हैं। तो इसका एक रास्ता है, बहुजन समाज के लोगों को भी मुस्लिम समाज के तरफ वोटिंग पैटर्न अपनाना चाहिए और जो जहां बीजेपी को हरा रहा है वहां वोट दे, लेकिन एक पार्टी चुनना पड़ेगा। आप 3-4 पार्टी को वोट देंगे तो बीजेपी नहीं हारेगी। तो ये बड़ा सवाल है। अब रही बात कि कांग्रेस को हराने के लिए भी आपको यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर सपा बसपा RJD JDU एक साथ लड़ जाए तो कांग्रेस भी हार जाएगी। तो जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसमें बहुजन का, अब मैं भारत का वोटिंग पैटर्न बता रहा हूं। शेड्यूल कास्ट के लोग भी ओवैसी को वोट नहीं देते हैं, कहते हैं मुस्लिमों की पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। उसी तरह से BSP को भी OBC के लोग वोट नहीं करते हैं अगर गठबंधन ना हो। पहले करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं जब तक गठबंधन ना हो OBC दलों से। OBC के दलों को सवर्ण वोट नहीं करते हैं जब तक गठबंधन ना हो। अब तो गठबंधन भी हो तो शायद ना करें, लेकिन वोटिंग पैटर्न समझिए। सवर्ण समाज सिर्फ बीजेपी को वोट करता है आज के डेट में। अब मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के अलावा सभी दलों को वोट करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी के साथ साथ सभी दलों को करते हैं। OBC के लोग भी सभी दलों को वोट करते हैं और सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी के साथ जाता है। तो यही तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा तरीका है, अगर कोई रीजनल पार्टियां चुनाव हराना चाहती है या बीजेपी या कांग्रेस ही बीजेपी को, तो उसको दो काम करना पड़ेगा। जैसे बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है और वही बचा हुआ टिकट दलित पिछड़े आदिवासियों को देती है, OBC को देती है। अगर गैर बीजेपी दलों ने सवर्ण समाज को टिकट देना बंद कर दिया, क्योंकि उनको वोट तो मिलता नहीं है, और वो जो 50% टिकट जो सवर्णों के हिस्से में कांग्रेस सपा बसपा RJD JDU देती है, अगर वो टिकट बैकवर्ड समाज के उन कम्युनिटी को दिया जाए जिसको बीजेपी देती है, तो वहां फिर मामला कड़ा हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है कि वो सवर्णों को उनको टिकट देना पड़ेगा 50% में ही बाकी चीज करेंगे। खैर स्थिति ये हो गई कि अगर वो सवर्ण समाज को नहीं भी टिकट देते हैं तो भी सवर्ण समाज उनको वोट करेगा। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो जो टिकट वो सवर्ण समाज पर बर्बाद करते हैं उनको गैर सवर्णों को देना चाहिए, मुस्लिम समाज को बढ़ाना चाहिए। जैसे बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट न देकर 15% वोटों के खिलाफ जब वो चुनाव जीत सकती है,
तो मंडल बनाम कमंडल, SC ST OBC लीडरशिप को एक तो सड़कों पर निकलना पड़ेगा, सामाजिक मुद्दों पर लड़ना भिड़ना पड़ेगा और तमाम रिजर्वेशन सोशल जस्टिस के नारों पर आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन 24 घंटा 365 दिन आपको राजनीति करनी पड़ेगी। टीवी अखबार आपके खिलाफ है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो टीवी अखबार का अल्टरनेट आपके पास सोशल मीडिया है और कम से कम यूट्यूब चैनल तो आपको चलाना पड़ेगा और फेसबुक पेज तो चलाना ही पड़ेगा, जो कांग्रेस कर रही है। तो ये वो कुछ की पॉइंट्स है जिसको घेर कर आप बीजेपी को हरा सकते हैं, नहीं तो और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बीजेपी को जाति के नाम पर भी वोट मिल रहा है, क्योंकि वो लगातार मुस्लिम वाला जो टिकट है 15% वो दलित बैकवर्ड समाज को दे रही है। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग आरएसएस और बीजेपी में अपनी जाति देख रहे हैं, वो दरअसल आरएसएस के लोग हैं और उनकी सोशल जस्टिस अलग, उनका एजेंडा धार्मिक है, सोशल जस्टिस नहीं है। तो दो मोर्चे पर काम करना पड़ेगा। गैर बहुजन दल, जो गैर सवर्ण दल हैं या गैर बीजेपी के विपक्षी दल हैं, अगर आपको बीजेपी को या कांग्रेस को हराना है तो SC ST OBC की लीडरशिप, SC ST OBC को टिकट देना पड़ेगा, मुसलमानों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और आज के हालात इस तरह के हैं, जिस तरह से टीवी अखबार तमाम संसाधन बीजेपी के साथ है, उसके बाद भी बीजेपी यूपी बिहार में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। सोचिए, धर्म के नाम पर बीजेपी के पास वोट है, जाति के नाम पर बीजेपी के पास वोट है, उसके बाद भी यूपी बिहार जैसे राज्यों में या कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन करके बीजेपी लड़ती है। उसी तरह से जैसे यूपी में अनुप्रिया भी हैं, निषाद जी भी हैं, अब राजभर भी चले गए, बिहार में चिराग उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, मुकेश सहनी उस खेमा में जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, ओबीसी का उनका जिला स्टेट प्रेसिडेंट है। तो बहुजन दल अगर अलग अलग लड़ेंगे, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम डीएमके अलग अलग लड़ेंगे, तो समझिए कि ये राजनीतिक दल अपने हित के लिए अपने हितों के लिए समाज के हितों की कुर्बानी दे रहे हैं। और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि मोदी के मुकाबले में तमाम विपक्षी दलों के नेता या तो आलसी हैं, या वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या उनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। वो खाए अघाए लोग हैं जिनका अपना पेट भर गया है, समाज कहीं जाए। अगर उनको राजनीति करनी है कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले, तो 365 दिन 24 घंटे सड़कों पर निकलना पड़ेगा और मुस्लिम समाज को अपने साथ लेना पड़ेगा, और जो सवर्णों को वो टिकट देते हैं उससे बचना पड़ेगा। अगर इतनी बेसिक नॉलेज भी बहुजन नेताओं को नहीं है और अगर वो आपस में एकजुट नहीं होंगे, तो उनका राजनीतिक कोई भविष्य तो नहीं है। मेरे इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।